कर भी देंगे तो बिजली कहां से लाएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में दरें दर बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसको कैसे, मतलब पब्लिक उसको कैसे मीट आउट करेगी। इस पर एक आंदोलन तो स्वाभाविक है ही। सरकार को सबसे पहले बिजली उत्पादन पर कुछ गंभीर फैसले लेने चाहिए, उसके बाद बाकी टैरिफ पर विचार करना चाहिए कि टैरिफ हाइक करें या ना करें, जो भी है। बिल्कुल महेश जी, जैसा आपने कहा कि पहले उत्पादन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी समस्या है, हमारे पास बिजली का उत्पादन ही नहीं है तो बिजली की आपूर्ति कहां से हो पाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो गई हैं, विरोध भी कर रही हैं, और जब निजीकरण की बात आई तो बिजली कर्मचारी एकजुट हुए, सरकार के साथ उन्होंने एक बैठक की, और बैठक के बाद अचानक से एक फैसला आया कि बिजली का निजीकरण फिलहाल टाल दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच में एक साठगांठ हुई हो, एक समझौता हुआ हो कि चलिए ठीक है हम निजीकरण नहीं करेंगे लेकिन दरों को बढ़ा देंगे, तभी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हाँ, नहीं, बात सही है। चूंकि दरों का मुद्दा जो होता है वो बिजली कर्मचारियों से, हालांकि उनको तो बिजली बहुत नॉमिनल रेट पे मिलती है, ये कोई इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा वो गंभीर बिजली कर्मचारी नहीं होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें सस्ती बिजली मिलती है। तो ये मुद्दा तो वास्तव में जो राजनीतिक पार्टियां हैं या सामाजिक संगठन है उनका है। बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण का अपने हित के लिए विरोध किया था, सरकार ने उनकी बात फिलहाल मान ली है। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये जनता की लड़ाई है। महेश जी, जनता की लड़ाई उन्होंने इसलिए कहा था कि प्राइवेटाइजेशन के बाद जो दरें बढ़ेंगी उससे जनता प्रभावित होगी। ये अपने उस आंदोलन को और बल देने के लिए कर्मचारियों ने ये रणनीति अपनाई थी। महेश जी, यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि कहीं सरकार ने कुछ ऐसा तो नहीं सोचा कि दरों को पहले इतना बढ़ा दिया जाए कि जब निजीकरण किया जाए तो जनता की तरफ से कोई विरोध देखने को ना मिले। देखिए, ऐसा होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए कि बिजली दे नहीं रहे हैं और दरें बढ़ाते जा रहे हैं। ये किसी के भी गले के नीचे बात नहीं उतर सकती है। इसका विरोध होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है और बहुत पुरजोर विरोध होना भी चाहिए। जी, लेकिन महेश जी, चलिए ये तो रही बिजली कर्मचारियों की बात करें कांग्रेस की, तो जिस तरीके से महंगाई और भ्रष्टाचार से लगातार केंद्र सरकार पूरी तरीके से चौतरफा घिरी हुई है, उसके बाद जब वो विरोध प्रदर्शन करती है किसी मुद्दे को लेकर तो बात थोड़ी हास्यास्पद लगती है। हाँ, बात सही है। चूंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा मिशन 2014 है, लोकसभा चुनाव, जहां उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें इस समय कांग्रेस ने, मतलब 21 सीटें जीती हुई हैं, तो उनको बहाल रखना या बरकरार रखना भी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब उसके सामने जो तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, जिनको लेकर के भाजपा या दूसरी पार्टियां जनता के बीच हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो कांग्रेस को भी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जो जनता तक पहुंचे और जनता की नब्ज पकड़ने में कामयाब रहे। इसीलिए बिजली के मुद्दे को जनता ने कांग्रेस ने काफी संजीदगी से उठाया है और इस मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच जा रही है। बिल्कुल, सभी राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दे को तो उठा लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस दबाव के बाद सरकार बैकफुट पर जाती है और बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लिया जाता है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। रुक करिए अगली खबर का। भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA की पासिंग आउट परेड आज है। परेड की सलामी एयर चीफ मार्शल नैक ब्राउन लेंगे। POP में अंतिम पग पार करते ही 631 जेंटलमैन कैडेट लेफ्टिनेंट का तमगा हासिल करेंगे। उत्तराखंड के 52 कैडेट्स भी भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनेंगे। इसके साथ ही कई देशों के 75 कैडेट्स भी सैन्य अधिकारी के रूप में पास आउट होंगे। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 38,03,412 छात्रों के भविष्य का फैसला होगा। इंटर की तरह ही हाईस्कूल का परिणाम भी अच्छा रहने की उम्मीद है। प्रदेश के शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव बोर्ड मुख्यालय में दोपहर 12:30 बजे परिणाम की घोषणा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा फल इंटरनेट पर भी देखा जा सकेगा। वहीं सभी जिला मुख्यालय में NIC की ओर से परीक्षार्थियों को ईमेल के माध्यम से भी परीक्षा फल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो हाईस्कूल के छात्रों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। आज यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा का परिणाम आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वही कीर्तिमान हाईस्कूल के छात्र भी रच पाते हैं। जिस तरीके से इंटरमीडिएट का जब परीक्षा परिणाम आया तो सब हैरान रह गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं CBSE को भी पीछे छोड़ दिया था इस बार इंटरमीडिएट के छात्रों ने, जिस तरीके से परीक्षा परिणाम आया था। तो हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम तो आ जा रहा है, लेकिन ऐसे में के न्यूज तमाम अभिभावकों से एक अपील भी करता है।
ये अपील उन तमाम माता पिता से है जिनके बच्चों की परीक्षा परिणाम आ रहे हैं। के न्यूज अपील करता है कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करे, उन्हें प्रोत्साहित करे। कम मार्क्स आने पर बच्चों को डांटे नहीं, दुत्कारे नहीं और न ही उसके नंबरों की तुलना उसके भाई बहनों, दोस्तों या फिर उसके साथियों से करे। हर एक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है और इसकी तुलना कभी और कतई नहीं की जा सकती। आपका यही बच्चा आने वाले समय में आपका नाम रोशन करेगा। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब बचा गुनगुनाए, वो बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब बचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब बचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठी, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज। स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। Egmark स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. शाम धूप की बात निराली, घर में फैला है खुशहाली, पल में महकाए घर सारा, बहती जाए अमृत धारा। श्रद्धा और भक्ति के नाम सुगंधित धूप श्याम। यूपी पुलिस ने अब स्वाट टीम यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स दल गठित करने का फैसला किया है। हर जिले में गठित होने वाले इस दल की कमान उप निरीक्षक के हाथ में होगी। इनके पास आधुनिक असलहे, गाड़ी और संचार के साधन भी होंगे। दल के सदस्यों की अधिकतम उम्र 35 साल होगी। स्वाट का गठन 25 जून तक करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि यूपी पुलिस के सामने अपराध और आतंकवाद पर नियंत्रण रखने की गंभीर चुनौती है। जिला स्तर पर ऐसी समस्या से तुरंत निपटने के लिए स्वाट दस्ते का गठन किया जाएगा। दस्ते की निगरानी करने वाले राजपत्रित अधिकारी और उप निरीक्षकों को 4 दिनों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के तबादले से जिले के स्वाट दल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें एकरूपता बनी रहेगी। इस दस्ते के सदस्यों को टुकड़ों में कहीं भी तैनात नहीं किया जाएगा। इस दल में चयनित पुलिस कर्मियों को आवास आवंटन में भी वरीयता दी जाएगी। महेश जी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है अखिलेश सरकार के सामने, उसे देखते हुए भी एक अच्छी पहल की जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अभी क्राइम ब्रांच का गठन किया गया, उसे सक्रिय किया गया, उसकी सीमाएं तय की गई। इसी तरह जो स्वाट टीम गठित करने का फैसला हुआ है, ये भी स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे प्रदेश में गैर सपा दल जो है, भाजपा है या कांग्रेस है या बीएसपी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बराबर प्रेशर माउंट कर रही है। भाजपा विधानमंडल ने तो मांग भी की थी कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने भी नए नए प्रयोग करने शुरू किए हैं। लेकिन जो प्रमुख बात यह है कि स्वाट की टीम जो भी गठित की जाएगी, जिसके डिस्ट्रिक्ट्स में डीआईजी इंचार्ज होंगे, तो
उनको जो असलहे दिए जाएंगे, जो हथियार दिए जाएंगे, वो अत्याधुनिक होने चाहिए। और स्वाट का मतलब ही यही होता है कि उनके पास स्पेशल वेपन्स हो, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसमें जो उप निरीक्षकों को ट्रेनिंग की बात कही गई है, तो मेरे विचार से जो 35 वर्ष से कम आयु के जो स्क्वाड में होंगे, इस टीम में होंगे, उनको भी बराबर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कमांडो लेवल का प्रशिक्षण होना चाहिए उनको, उनका, तभी ये कारगर साबित हो पाएगा। बिल्कुल महेश जी, ये तो रही सुरक्षा तंत्र को कहीं ना कहीं चाक चौबंद करने की बात, लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए तो उसका हर रोज जो सामना होता है वो यूपी पुलिस से होता है। उसकी कार्यशैली में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, ना उसके लिए कोई खास पहल की जा रही है। पुलिस में सुधार करने की कवायद तो जब से देश आजाद हुआ है तब से चल रही है, और पुलिस पब्लिक फ्रेंडली हो ही नहीं पाई। आज आम आदमी भी थाने में या चौकी में अपनी रिपोर्ट या अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते समय डरता है। मौखिक बात भी अगर कहता है, किसी कांस्टेबल से भी कहता है, तो वो डरता है, वो किसी न किसी नेता का सहारा लेता है। तो ये बात सही है कि जो विश्वास पुलिस का खोता जा रहा है, काफी हद तक खो चुका है, उसको पुलिस को रिस्टोर करना होगा, करना चाहिए। बिल्कुल, तो सुरक्षा को कहीं ना कहीं चाक चौबंद करने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है अखिलेश सरकार की ओर से, लेकिन यहां पर चुनौती यूपी पुलिस के सामने भी होगी, क्योंकि जनता और यूपी पुलिस के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है उसे कम करना फिलहाल शासन और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा पुलिस एक बार फिर घोड़े पर सवार होने जा रही है। अपराधियों पर लगाम कसने वाली पुलिस अब घोड़ों की लगाम थामकर यहां की जनता को घुड़सवारी का हुनर सिखाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने 20 साल से बंद राइडिंग क्लब को फिर से शुरू करने का फैसला किया। लेकिन इस बार खुलने वाला क्लब आम जनता के लिए भी खास होगा। मेंबर बनने के लिए जनता को अन्य राइडिंग क्लबों से कम फीस देनी होगी। जिला प्रशासन ने क्लब को बनवाने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस के इस फैसले से यहां की जनता भी काफी खुश है। पहले भी राइडिंग होती थी और बीच में बंद हो गई, अब राइडिंग दोबारा चालू हुई है। इससे तो बहुत अच्छी बात है कि राइडिंग दोबारा सिखाई जा रही है और अच्छा मौका मिल रहा है राइडिंग सीखने का। में हॉर्स राइडिंग स्कूल बनने की प्रक्रिया में है, बन रहा है, और इसमें आम पब्लिक भी अगर घुड़सवारी सीखना चाहे, घुड़सवारी के जो दांव पेच होते हैं वो सीखना चाहे तो वो आ सकते हैं। उसके लिए शासन स्तर से कुछ फीस निर्धारित है, उसका भुगतान करना होगा। और हमारे पास प्रशिक्षित लोग हैं जो ऑलरेडी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में नौकरी कर चुके हैं, उनके द्वारा ये सिखलाई की जाएगी। तो जिसकी भी इच्छा है वो यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकता है, नाम रजिस्टर्ड करा सकता है। यूपी सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक तरफ तरह तरह के उपाय कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अब इन वर्दीधारी जनाब को ही देख लीजिए, यह है दरोगा युवराज सिंह। दरोगा जी ड्यूटी के वक्त कोतवाली से महज 50 मीटर की दूरी पर अपने एक साथी के साथ खुलेआम शराब पी रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब ये शराब के नशे में टल्ली हो गए हैं तो लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी पुलिस की कार्यशैली में कब सुधार देखने को मिलेगा। सुविधाओं के नाम पर सरकारें किस तरह सरकारी धन की बर्बादी करती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है फिरोजाबाद के गांव में बना स्वास्थ्य उपकेंद्र। आइए देखते हैं उसकी बदहाल तस्वीर। फिरोजाबाद के बलीपुर तपस्या गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के कमरे में लगा ये ताला और उससे भरी ये सब्जियां गांव के ही प्रधान जी की हैं। अपनी दबंगई से प्रधान जी ने लोगों के इलाज के लिए सरकारी धन से बने स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कब्जा कर रखा है। प्रधान जी इस अस्पताल को अपनी निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन कमरों में डॉक्टरों और रोगियों को होना चाहिए, वहां लहसुन और मक्का भर उसे गोदाम बना लिया गया है। ऐसे में जिला अस्पताल के गांव से 40 किलोमीटर दूर होने से बेचारे ग्रामीण इमरजेंसी पड़ने पर गांव में ही झोला छाप डॉक्टरों से अपनी बीमारियों का इलाज कराने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों का सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से बस एक ही सवाल है कि जब उन्हें इस उपकेंद्र को सही ढंग से चलाना ही नहीं था, तो आखिर क्यों सरकारी धन की बर्बादी के लिए इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया गया। आया नहीं है और न आया और न शायद है कि आएगा, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है, प्रधान भ्रष्ट है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर आवे और यहाँ उन्नति हो। अभी अस्पताल में क्या भरा हुआ है? जिसमें लहसुन और सब अड़ियाँ तो हमको दिख रही हैं और किसी गांव वालों के ही भरे होंगे। अब हमें ये तो नहीं मालूम है कि किसका भरा हुआ है। क्या प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के इस तरह से हो रहे दुरुपयोग पर जिले के सीएमओ का कहना है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है और जब तक स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना करवाकर उसे उनके विभाग को हैंडओवर नहीं किया जाता, तब तक वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी स्थापना नहीं हुई है। स्थापना मीन्स होता है कि वहाँ पे पद स्वीकृत होते हैं,
जिससे कि वहाँ पे पोस्टिंग की जाती है और उनके अगेंस्ट में वो फिर वहाँ कार्य करते हैं। इस पिछली सरकारों में कई बार लिखा जा चुका, नहीं हुआ है। दोबारा इस बार मैंने जिला योजना में पास करा दिया है, ये प्रस्ताव गया है, बहुत शीघ्र